चुनावी राजनीति में गठबंधन का बड़ा महत्व होता है। मसला ये नहीं कि जिस छोटी पार्टी से आप गठबंधन करना चाह रहे हैं या वो आपसे चाह रहे उसके कितने उम्मीदवार जीतेंगे। महत्वपूर्ण ये होता है कि उसके आने से आप यानी बड़ी पार्टी अपेक्षाकृत सुरक्षित हो जाती है क्या। इसी पर गठबंधन का सारा गुणागणित आकर टिकता है। 24 के लिए पेशबंदी हो रही है, 8-9 महीने का कुल वक्त है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस, ये दोनों फल की टोकरी में रखे हुए सबसे बड़े फल मान लीजिए आप, तरबूज मान लीजिए, अनानास मान लीजिए। जब फल की टोकरी बनवाते हैं ना तो बीच में एक बड़ा फल रखते हैं, उसके चारों तरफ फिर सेब, केला, संतरा, अंगूर सब सेट हो जाते हैं, लेकिन एक बीच में बड़ा फल चाहिए, अन्यथा टोकरी बनेगी नहीं। तो वो दो टोकरियां हैं भारत की राजनीति में, उनकी भूमिका है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। 18 तारीख क्यों महत्वपूर्ण है, मैंने सुबह भी कहा था। 18 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है कि 18 तारीख को ही यानी 18 जुलाई को ही दिल्ली में एनडीए की बैठक है और रात में एक 5 तारा होटल में भोज भी है। वहां कौन कौन आएगा उससे एक तस्वीर साफ हो जाएगी एनडीए की। क्या वहां जयंत चौधरी आते हैं, क्या वहां चिराग पासवान आ रहे हैं, क्या वहां जीतन राम मांझी आ रहे हैं, क्या वहां चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं, क्या वहां ओम प्रकाश राजभर आ रहे हैं। ये लोग अगर आ रहे हैं तो मान लीजिएगा कि ये एनडीए विस्तारित हो गया, एक्सटेंडेड हो गया, बृहत्तर हो गया। अब इन लोगों के आने से फिर क्या फर्क पड़ेगा। और हां, अजीत पवार, इनसे क्या फर्क पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, वो बाद की चर्चा में हम लोग उसको समझेंगे। और दूसरी तरफ एक तो दिल्ली स्थान और दूसरा स्थान है बेंगलुरु। 17 और 18 तारीख को विपक्षी दलों का महाजुटान पटना के बाद अब है बेंगलुरु में। संकेत है कि 18 तारीख को बेंगलुरु की इस विपक्षी दलों की बैठक में संभवतः श्रीमती सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं। बैठक का महत्व इससे भी समझिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं कि सोनिया जी रहें ताकि एक बैठक का वजन और बढ़े, लेकिन पेच इतने हैं, अंतर विरोध इतने हैं विपक्षी दलों के भीतर कि अभी संशय के बादल गहरे हैं। सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो तनाव है वो खत्म हो गया। मेरी जानकारी है नहीं हुआ। अभी कल की ही तो बात है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार के समय में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उनको आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार ने उठा के जेल भेज दिया करप्शन में। इसका मतलब बात अभी बनी नहीं, अगर बनी होती तो जेल क्यों को भेजते। अध्यादेश के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने अभी कोई सार्वजनिक मुद्रा अख्तियार नहीं की, पोस्टरिंग नहीं की। अब बताइए अपनी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हम कब तक इंतजार करें, मेरे भी धैर्य की सीमा है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में अभी लट्ठम लट्ठा जारी है। वैसे ही स्थानीय निकाय, माफ करिए, पंचायत चुनावों में कांग्रेस और सीपीएम दोनों से खार खाए बैठी ममता दीदी भी, ममता बनर्जी भी अब कितने मन से बेंगलुरु आएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। पटना में तो वो काफ़ी उत्साह में थी, लेकिन उसके बाद जो पंचायत को लेके वहाँ समस्याएं पैदा हुई, उससे भी टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस के बीच के रिश्तों पर सवाल खड़े हो गए। इन तमाम सवालों के बीच में
ये बैठक होगी बेंगलुरु में। एक बेंगलुरु से पिक्चर आएगी और एक पिक्चर दिल्ली से आएगी। दोनों पिक्चर को सामने रखकर 24 का एक ट्रेलर हमको आपको दिखेगा। इस बार 18 तारीख को जब दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी तो उसमें एनसीपी भी होगी और शिवसेना भी होगी। शिंदे गुट शिवसेना वाला और अजीत पवार का एनसीपी। और जयंत चौधरी जी की स्थिति ये है कि वो कह रहे हैं, पहले वो कहते हैं कि चाहे खिचड़ी खाओ, चाहे पुलाव खाओ, चाहे बिरयानी खाओ, फिर वो थोड़े ही समय बाद कहते हैं कि जब चावल ही खाना है तो खीर क्यों नहीं खाओ। अब ये जो सियासी खीर है इसकी चर्चा हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। पटना के बाद कुछ परिस्थितियां बदली। एक तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब में जो सरकार है उनकी, उन्होंने आपके एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जेल भेज दिया भ्रष्टाचार में। बोले इनके 20 लाठी डबल मारो। क्या अध्यादेश समर्थन भी नहीं दे रहे, इनके 20 लाठी मारो, अंदर करो इनको। और कर दिया अंदर भगवंत मान ने। ठीक, तो समझ में आ गया सुलह सफाई का क्या स्थिति है, मित्रता। और ममता बनर्जी ने कह दिया कि भाई बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस एक साथ मिलके बंगाल में हिंसा किए और हमारे खिलाफ मोर्चा खोले। तो उनका भी मिजाज समझ में आ गया। इतने तीखे माहौल में हम आपकी हिम्मत को दाद देते हैं कि आप बेंगलुरु में सोनिया जी को भी ले जाने को तैयार हैं। त्रिपाठी जी, क्या स्थिति बन रही है गठबंधन की, महागठबंधन की, महाजुटान की, महायुति की? कांग्रेस का ये जो बैरागी भाव है ना, यही तो अच्छा है। तो खैर उन्होंने कहा सारी पार्टियां जान गई हैं कि भाजपा का अस्थायी चेहरा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में उसको एक गिरफ्तारी करने का मन हुआ भगवंत मान की सरकार को कि भाई एक नेता को गिरफ्तार करके जेल भेजना है लाठी मार के। तो उनने कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री को चुना, भाजपा वाले क्यों नहीं चुना किसी को? ये भी तो जनता देख रही है ना। अरे ये भी तो देख रही है ना, केवल इतने थोड़ी देख रही है भैया, वो ये भी देख रही है कि चन्नी जी के सरकार में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था उसको अंदर कर दिया और कहा ये चोर है। खैर मनोज यादव जी, 2022 के चुनाव में आपकी पार्टी ने एक नया प्रयोग किया कि सारे छोटे छोटे दल जितने भी हैं उन सबको एक साथ लाएंगे। ठीक, ले भी आए, आप सफल भी हुए। अखिलेश जी ने प्रयास किया और हो भी गए। महान दल और अपना दल, पल्लवी वाला और ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी सबको लेके आ गए। ठीक, अब आज स्थिति ये है, जैसी सियासी गलियारों में चर्चा है कि कृष्णा पटेल को छोड़कर अब बचा कोई नहीं। भाई महान दल वालों की तो आपने गाड़ी के वापस मंगवा ली थी, जो दी थी इनोवा वही खिंचवा ली, तो फिर वो क्या आपके साथ रहते? ओम प्रकाश जी इधर जलेबी खा ही रहे हो, तो अब मतलब अनाउंसमेंट ही बचा, बाकी तो सब हो ही गया, आप भी जान ही रहे हो। और जयंत बाबू भी कह रहे हैं कि जब खाना ही है चावल तो बिरयानी क्यों, खीर क्यों नहीं खाएं। मैंने कहा कि भाई हमको 2 आदमी को भ्रष्टाचार में बंद करना है, एक को सोमवार को एक को मंगल मान लो, हाइपोथेटिकल बात कर, फिर तकी साग पास जाऊंगा, मनोज यादव को उत्तर दे दूं। तो स्वाभाविक है पहले भाजपा में को ढूंढ लेते, उसको भी बंद कर लेते, और चेहरा सुरखरू हो जाता। आपने कांग्रेस ही कोई पटक के मारा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ठीक बात है, ठीक, इस बात को समझिए। और हमको मालूम है उसकी गिरफ्तारी किस लिए की गई। एक मैसेज देना है कांग्रेस को कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, अध्यादेश पर जल्दी बोलिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि मैं बहुत दिन तक इंतजार नहीं करूंगा, या तो कांग्रेस बोले और नहीं तो रास्ता नापे। और बहुत छोटे दलों से जो बात मनोज यादव ने, समाजवादी पार्टी ने कही, उसको भी अपनी समझ थोड़ी वो करना होगा कि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये छोटे दल नहीं है विपक्ष के लिए, ये सत्ता पक्ष किसी के लिए। आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार चला रही है और तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में पर्याप्त मात्रा में सांसद, बड़ी मात्रा में सांसद जिता के लाने वाली पार्टी है, जो दूसरी बार फुल मेजॉरिटी से पश्चिम बंगाल में आई है। इसलिए उसको सपा बसपा के साथ भी तुलना नहीं हो सकती उसकी ना, बड़ी पार्टी है, इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। खैर तकी साहब,
बात बनती दिख नहीं रही अभी तक। आप पटना में धमकी दे के आए थे, मुझे लगा था बेंगलुरु का टाइम आते आते निपट जाएगा मामला। ये तो फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गया मामला। आपने कहा था कि हमसे पटना में, अरविंद जी का कोट कर रहा हूं, अरविंद जी ने कहा था कि हमको पटना में ये एश्योरेंस दिया गया था कि मानसून सत्र आरंभ होने के 15 दिन पहले कांग्रेस पब्लिकली अध्यादेश के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। क्या कांग्रेस ने कहा जाओ भैया मौज करो, कोई अध्यादेश खिलाफ नहीं खड़े हो रहे। 20 से हाउस शुरू हो रहा है, अब तो 10 ही दिन बचे भैया, 10 दिन भी नहीं बचे। तकी साहब, सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी गई थी स्टे के लिए। क्या बात को सत्य और बिल्कुल स्पष्ट रखो, स्टे मांगने गई थी अध्यादेश पर। क्या स्थगन, कोर्ट ने स्थगन देने से मना कर दिया, उसने नोटिस इशू किया। ठीक, जो लोग वकालत समझते हैं वो जानते हैं कि अगर हम स्टे मांगने जाएं और स्टे ना दे कोर्ट तो वो झटका होता है। अब तो होगी सुनवाई, जब तक होती रहेगी तब तक तो 24 के चुनाव बीत जाएगा भैया। 10 महीने में तो चुनाव हो जाएगा, खेल खत्म, फिर नई सरकार आएगी, देखा जाएगा। खैर ठीक भैया, ठीक है। केजरीवाल जी ने कहा, तकी साहब उनसे अलग हट के बयान दे रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन मैंने अरविंद केजरीवाल को सुना कि कांग्रेस ने हमको एश्योर किया था कि 15 दिन पहले हाउस के हम पब्लिक डोमेन में आकर अध्यादेश की खिलाफत करेंगे, मानसून सत्र की शुरुआत के 15 दिन पहले। उन्होंने कहा मैं इंतजार कर रहा हूं कि कांग्रेस ऐसा करती है कि नहीं। इसलिए इतना भी गोल गोल नहीं करो कि मामला बिल्कुल लगे कि नहीं। जो केजरीवाल ने कहा वो महत्वपूर्ण है ना। खैर, ओम प्रकाश सिंह जी, ओपी सिंह जी, पूरब में राजभर और पश्चिम में जयंत चौधरी, ये दोनों अपनी सीट कितनी जीतते हैं ये विषय महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को कंफर्ट जोन देते हैं, ये प्रमाणित तथ्य है। ठीक, कोई अगर ये कहे कि नहीं छोटी पार्टी, नहीं, ये ठीक नहीं। छोटी पार्टियां हैं लेकिन फिर भी जहां आपके पास 9 होते हैं वहां ये एक जुड़ के 10 कर देंगे, और यही इनकी उपयोगिता है। इसीलिए अखिलेश यादव उनके समर्थन गठबंधन के लिए उत्सुक रहते हैं, और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र से 2 साथी आपके बढ़े, वो आधे आधे ही सही मानो, लेकिन बढ़े तो शिवसेना भी और एनसीपी भी। मुख्य निगाह और सस्पेंस है आरएलडी को लेके, क्या स्थिति है 18 तारीख के लिए। अच्छी लोकतंत्र की भाई ये खूबी है, चुनाव परिणाम आने तक सबको ऊंची आवाज में बोलने की आजादी है, और परिणाम आने के बाद 2-4 घंटे सदमे में रहते हैं नेता। फिर चूंकि नेता होते हैं, फिर वो कोई नया फार्मूला गढ़ लेते, कहते अगले में बताएंगे। क्या मान लो 24 में होगा तो जिस दिन रिजल्ट आ रहा होगा उस दिन 2-4 घंटे थोड़ा सदमे में रहेंगे, फिर कहेंगे ना 29 में ईंट से ईंट बजा देंगे, हम लोग मीटिंग बुलाए हैं। ठीक है, यही राजनीति है। त्रिपाठी जी ठीक बात है ना, यही राजनीति होती है। 14 में हारो को 19 में ईंट से ईंट बजा देंगे, देखें कौन माई का लाल है। 19 का हो, बोले 19 छोड़ो, तुम 24 की बात करो। 24 में होगा तो कह देंगे 24 छोड़ो यार, 29 में देखना आपकी मीटिंग बुला रहे हैं हम लोग और नई रणनीति बना रहे हैं। ये ठीक बात है, यही राजनीति है। त्रिपाठी एक बात कहूं, यूक्रेन छोड़ो, आप लोग भी मतलब इतना यूनिवर्सल हो जाते हो। ये देखो ओम प्रकाश राजभर कहां है, ये देखो सपा से क्या अलायंस बनता है नहीं बनता है, मायावती से बनेगा क्या होगा। प्रैक्टिकल राजनीति करो भैया। आप लोग भी साथ में आसमान पर दिमाग रखते हो, बोले हम यूक्रेन के विषय पर चिंतन कर रहे हैं। अरे यूक्रेन से वोट मिलेगा? गुरसाईगंज में यूक्रेन जानता है कोई? इटावा को जानता है चौगुर्जी में यूक्रेन की समस्या? तो इतने को देखो महाराज, इन बातों में कुछ नहीं रखा। अमिताभ जी, अमेरिका यूक्रेन फलान ढिकान कौन जानता है? अमेरिका और यूक्रेन तो महामानव निपटा रहे थे ना यूक्रेन के युद्ध को। अरे हम कह रहे वो निपटे नहीं निपटे, लेकिन आपको वोट नहीं मिलेगा ना।
नहीं, और वोट मिलेगा अमिताभ जी। ठीक है, 2004 ठीक है, में मिला था, 9 में मिला ठीक, था, अभी एक आपको ठीक, बताया। आप ठीक, देखिए कोई एक राजनीति में ऐसा नहीं है एक कि तथ्य स्थायी दुरुस्त कर दूं, भाव लेके बैठे। ठीक, एक तथ्य दुरुस्त कर दूं। त्रिपाठी जी ने कहा कि हमने 4 में और 9 में भाजपा को धूल धूसरित कर दिया, घुटनों पर लिटाल दिया, ऐसा कुछ बोला, फ्रेज इस्तेमाल किया था। मैं एक तथ्य स्पष्ट कर दूं, 14 और 19 में जो सरकार बनी मोदी की, वो क्लियर मेजॉरिटी की सरकार थी बीजेपी की, ठीक। 4 और 9 में कांग्रेस की जो सरकार बनी वो 272 की नहीं थी कांग्रेस की। कांग्रेस को मेजॉरिटी न 4 में मिली न 9 में मिली। इस अंतर को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। और ये अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है भाई साहब। 300 सीटें जीत के जो पार्टी सरकार बना रही है उसको बराबर कर देंगे हम 212 सीट जीतने वाले से। ऐसा भी नहीं घोर माठा करो, जनता समझदार है मित्र। और आजकल तो मोबाइल में निकाल लेती है आंकड़ा 1 मिनट में। आप अपनी तुलना वाजपेयी सरकार से कर सकते हैं, उनके पास जैसा बहुमत था वैसे मनमोहन सिंह के पास आया। ये रार ही इसी बात पर हुई थी जब सोनिया जी कह आई थी कि 272 राष्ट्रपति से मिलने गई थी बाहर निकल के, उसी पर तो रार हुई थी कि 272 थे नहीं। ये बहुमत की सरकार है, इसलिए बहुमत के सरकार का संदर्भ अलग होता है और बहुमत जुटा के बनी सरकारों का संदर्भ अलग होता है। नरसिंह राव की सरकार भी बहुमत जुटा के बनी थी, अब वो तो बड़ी अल्पमत में शपथ ली। राव साहब की सरकार ने, त्रिपाठी जी, मैं तब कवर करता था, रोज जाता था पार्लियामेंट, और जिस दिन उनकी सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ उस दिन वो बहुमत में आ गए थे। क्या ऐसा कर दिए, जहां जहां कुछ भी चिल्लर दिखी सब अंदर कर लिया। क्या अजीत सिंह अलग रोते फिर रहे, सब लोग मार बवाल। इतना तो काम नरसिंह राव जी कर गए थे। मनोज यादव जी, उत्तर प्रदेश में आपके साथ 22 में जो आपने एक रेनबो बनाया था, वो रेनबो 24 की नगाड़े बजने से पहले ही अलग थलग पड़ गया। क्यों? आपने उस रेनबो को, और उससे आपको लाभ भी हुआ, आपका वोट परसेंटेज बढ़ा, आपकी सीटें बढ़ी, अन्यथा 47 सीट थी। ये रेनबो बना, अजीत सिंह की पार्टी आई, ओम प्रकाश राजभर आए, महान दल आया, कृष्णा पटेल आई, सब लोग आए जुटे, तो उसका लाभ आपको ज्यादा मिला, उन लोगों को उतना नहीं मिला। तकी साहब, गठबंधन में सबसे बड़ी बात है कि जनता आप पर ट्रस्ट करे कि आप जितने लोग शामिल हो सबका मन मिल गया, सब में एका हो गई। मूल प्रश्न यही रहता है, नहीं? और रिजल्ट तभी आता है, एक उदाहरण दे दूं आपको जिससे आपको मेरा प्रश्न समझ में आ जाएगा। बसपा और सपा से बड़ा गठबंधन हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। क्या? अजीत सिंह भी साथ थे, क्या? जयंत जी के पिता। सब लोग सोच रहे थे कि 70 सीट तो कहीं गई नहीं। क्या? 5 सपा जीती, 10 बहन जी जीती, बाकी सब साफ हो गए। क्या? अजीत सिंह चुनाव हार गए। अजीत सिंह क्यों? जनता ने यह भरोसा नहीं किया कि यह विश्वसनीय गठबंधन है, इनके दिल मिले हैं। इसका अर्थ यही ना, वरना कागज पेन पर हम लोगों ने कितनी बार जोड़ा था कि सारा कॉम्बिनेशन ठीक है। तो ये भरोसा कैसे आएगा जब आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होंगे? ममता जी का कल का बयान में देख रहा था, कल मैंने उस पर शो भी किया, उन्होंने कहा कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम तीनों एक साथ चुनाव लड़े हैं मेरे खिलाफ। एक मासूम सा सवाल पूछ लूं, मन में आ गया कि 24 का परिणाम आ गया मान लो, और आप कह रहे हो कि जनता खुद चुनाव लड़ रही है, क्या? और आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं आया, तो जनता हारी हुई तो नहीं मानी जाती, क्योंकि जनता तो खुद ही जनार्दन है। तब क्या परिणाम, तब क्या तर्क लाओगे? कौन सी डिक्शनरी खोलोगे? कौन सा तर्क लाओगे? तब या तो ये थेथराई करो कि मुसलमान यादव के वोट काट दिए गए, या तो ये बोलो थेथराई करो। छोटे छोटे दलों को जोड़ने में लगी है ये थेथराई नहीं, बात करो तो प्रमाणित करो। ठीक, एक बात ये कहूं
कि बड़ी रोचक है, हमारे राजनीतिक दलों का आत्मविश्वास इतना विकट होता है, अति आत्मविश्वास। वो 19 के चुनाव में भी यही कह रहे थे, डरी हुई बीजेपी है किसी लायक नहीं है, तबाह हो जाएगी, दर दर की भिखारी हो जाएगी। 303 सीट जीत के आ गई। फिर बोले नहीं मुसलमान और यादव के वोट काट दिए इसलिए जीत गई। बताओ फितरे को मतलब है क्या यार? कुछ तो बात समझ के बोलो, जिम्मेदारी लो, जो कहो उसकी जिम्मेदारी तो लो। खैर ओपी सिंह जी, विपक्षी दल कह रहे हैं कि भैया इस बार मसला एकता करें, इस बार तो जनता खुद ही चुनाव लड़ रही है विपक्षी दलों की तरफ से, तो आपकी तरफ से कौन लड़ेगा अगर जनता उनकी तरफ से लड़ेगी? क्योंकि जनता तो डबल नहीं हो सकती। ऐसा तो है नहीं कि आप जापान से जनता ले आओगे। उत्तर प्रदेश को दिमाग में अगर रखें तो 14, 17, 19 और 22 देश के सबसे बड़े राज्य में 4 निर्वाचन हुए, ठीक हुए ना? इसमें भी जनता ही लड़ी होगी, मेरी बुद्धि ये कहती है। इसमें ऐसा तो नहीं कि जापान के लोगों ने वोट डाला होगा या अमेरिका के, यूपी की ही जनता लड़ी वोट डाली होगी। चारों के परिणाम सामने हैं। इस बार जनता लड़ेगी और इन 4 बार जनता ने लड़ने से इनकार कर दिया था, बोले हमें मतलब नहीं, तुम लोग अपना निपट लो। केवल पार्टियों ने वोट डाला था एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में। अब मैं यही सवाल लेके मनोज जी के पास जाऊंगा और एक बात और कैविएट लगा दूं, त्रिपाठी जी एक कैविएट और लगा दूं, वही सवाल लेके मनोज जी के पास भी जाता हूं कि 19 के चुनाव में ना काला धन था ना 15 लाख था, ठीक? ये 14 में मुद्दे थे, ठीक? इसलिए ये भी कैविएट मैंने लगा दिया। 14, 17, 19, 22 4 बार 25 करोड़ की आबादी ने वोट किया, अपना जनादेश सुनाया। मनोज जी, इस बार की जनता नहीं बदली जा सकती, जनता तो वही रहेगी। नेता उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, पार्टियां का अलायंस बदल सकता है, लेकिन जनता तो नहीं कोई बदल सकता। बोले नहीं अब की हम नई जनता लाएं, ऐसा तो संभव नहीं। मूल प्रश्न ये है कि जनता इस बात से, मैं फिर कहूंगा अपने विपक्षी दलों के मित्रों से मित्रवत सलाह दूंगा, जनता इस बात से भी अनॉयड होती, मतलब चिढ़ती है, ऐसा मेरा सेंस कहता है, जब आप ये कहते हो कि अरे वो तो 420 जीत गए। वो भाव अच्छा नहीं जाता। अगर हमने वोट देके जिताया है और कोई ये कहे कि वो तो ऐसे ही जीत गए, नहीं, इसका मतलब आप जनता के जनादेश को अमान्य कर रहे हैं, उससे नुकसान होता है। तगी साहब रुक जाओ अभी। दूसरी बात मैं कहूंगा, इसको एनालाइज करिएगा जाकर घर पे, ठीक? हम लोग टीवी में कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने पे तो कोई पैसा लगता नहीं, लेकिन तथ्य तो तथ्य है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उसने 14 और 19 में 2 नारे सेट किए, केंद्रीय नारे। बाकी छुटपुट सब ने अपने अपने एजेंडे बनाए कि केंद्रीय नारे। त्रिपाठी जी का ध्यान चाहूंगा, एक नारा दिया चौकीदार चोर है, क्या है? और एक नारा दिया राफेल में, एक इशू बनाया राफेल में भ्रष्टाचार, ठीक? कोर्ट ने क्या कहा? छोड़ो, कोर्ट में आपने माफी मांगी वो भी छोड़ो, मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा। इन दोनों नारों के बाद आपने हर जगह कहा, और राहुल जी ने ऐसा आदेश भी पारित किया था कि कांग्रेस के सारे लोग जोर से बोलेंगे इस बात को, और जो धीमे बोलेंगे मैं वीडियो देखूंगा उनको निकाल के बाहर कर दूंगा। कार्य समिति की बैठक में ये बात कही गई थी, क्या याद ही होगा? फिर भारत की जनता ने आपका नारा भी सुना, फिर वोट दिया। तो इतनी नैतिकता तो मानोगे? हाँ, मेरा नारा, मेरा आरोप जनता ने खारिज कर दिया, और हम अपने जीवन के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आके खड़े हो गए। इससे कम सीटें तो सीताराम केसरी की लीडरशिप में जब चुनाव हुआ था तब भी नहीं आई थी, तब भी सैकड़ा पार था। ये तो मानो ना सब लोग, ये नहीं मानेंगे। आपने अपनी बुद्धि से, विवेक से सबसे बड़ा नारा उछाला। अखिलेश जी ने कहा कि किसानों की, नौजवानों की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की सरकार आएगी, ठीक? 22 में सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की रिपीट हुई। तो क्या इसके लिए किसान, नौजवान, दलित, मुसलमान, पिछड़ा, अगड़ा, इनके अलावा कोई अलग से वोटर आया था? नहीं ना।
इन्हीं लोगों ने वोट दिया होगा ना, जिन्होंने 12 में आपको जिताया, 7 में मायावती जी को जिताया, उन्हीं ने 22 में योगी जी को जिताया ना, 17 में और 22 में। और हर चीज को खारिज कर देना कि ना अरे सब, अरे भाई 17 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीती है तो सरकार आपकी थी, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास था। 14 में जब भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई तो कांग्रेस के पास एडमिनिस्ट्रेशन था, और यूपी में कांग्रेस के दोस्त का एडमिनिस्ट्रेशन था, सपा का। दोनों की चिट्ठी लगी थी समर्थन में, सपा बसपा की कांग्रेस के लिए, राष्ट्रपति क्या। फिर भाई थानेदार आप, दरोगा आप, अब बोले जी गड़बड़ कर लिया। अरे कैसे कर लिया, फिर आप थानेदार थे, आप ही दरोगा थे। इसलिए जनता के जनादेश के साथ अभद्र टिप्पणी मत करिए, उससे जो कुछ वोट मिल बनता है वो भी चला जाता है। जनता ये अपेक्षा रखती है कि आप विनम्र हो, ये तो मानिए भाई, माई बाप है जनता। नहीं 2 मिनट में चेहरे का नूर खींच चला जाता है, 2 मिनट में मित्र। वोट मिले तो नूर है, वोट नहीं मिला तो नूर चला जाता है क्या। और जब नूर चला जाता है थोड़े दिनों बाद महल दुमहले गाड़ी घोड़े भी चले जाते हैं क्या। जो लोग परिवार से, राजनीतिक परिवार से है, कई बार उनके यहां सत्ता रही है, वो लोग संपन्न रह सकते हैं क्या, घोड़ा गाड़ी अपनी व्यक्तिगत मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन राजत्व तो चला जाता है मित्र। और जो पहली पीढ़ी के राजनेता है त्रिपाठी जी, वो तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाते हैं अगर जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि मैं इस तरह का कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता कि बंगाल का जनादेश गलत है क्योंकि ममता को दे दिया, पंजाब का जनादेश गलत है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी क्यों दे दिया, उड़ीसा का गलत है कि नवीन बाबू क्यों जिता दिया, योगी उत्तर प्रदेश का इसलिए सब, अगर वो सब सही भी है लेकिन यूपी के गलत है। बोले क्यों, बोले योगी को जिता दिया ना। ना भाई साहब, मैं थेथरई की इस सीमा तक नहीं जा सकता। मेरे लिए भारत का हर वोट पवित्र है। उस वोट से अखिलेश जीते चाहे योगी जीते, नवीन पटनायक जीते और चाहे धर्मेंद्र प्रधान जीते, इससे क्या फर्क पड़ता है। आप लोग जिस थेथरई के सातवें आसमान पर खेल सकते हो, मैं नहीं खेल सकता, मैं छोटा आदमी हूं। मेरे लिए भारत का हर वोट उतना ही कीमती। उससे जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री बने तो सिर माथे, नरेंद्र मोदी बने तो सिर माथे, इतना तो मानो भाई। आज बड़ी बड़ी बातें सब लोग कर रहे हो, मैं तो कहता हूं मित्रों से कि भैया ये भी ध्यान रखिए 24 के बाद परिणाम वाले दिन भी बैठना होगा, उसके लिए भी होमवर्क कर लो, कोई अच्छा तर्क तो ढूंढ लो। मान लो बाजी पलट गई, फिर क्या तर्क लाओगे, कोई तर्क तो होना चाहिए ना। थेथरई नहीं चलेगी, ये जान लीजिए। और गठबंधन के लिए मैं जरूर कहूंगा, महत्वपूर्ण ये नहीं कि पार्टी खुद में कितनी बड़ी है, महत्वपूर्ण ये भी है कि गठबंधन से केवल वोट का ही खेल नहीं होता, जो मेरी समझ है। गठबंधन से एक लाभ ये भी होता है कि आप क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय मंच देते हैं। क्षेत्रीय दल पनपे ही इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी की एरोगेंस के खिलाफ ही क्षेत्रीय दल पनपे थे, इसलिए भी गठबंधन बुरी चीज नहीं। और जब सरकार अपने बहुमत की हो, स्वतंत्र बहुमत की हो, एक पार्टी को बहुमत हो, वो गठबंधन करे तो और अच्छा हो जाता है। तब आप ब्लैकमेलिंग भी नहीं कर सकते। लेकिन हां, ज्यादा से ज्यादा इलाकों के, ज्यादा सामाजिक वर्गों का इंक्लूसिवनेस सरकार में हो जाती है, इसलिए मैं गठबंधन के पक्ष में रहता हूं। हंग असेंबली, हंग पार्लियामेंट नहीं, एक को बहुमत मिलना चाहिए, दृढ़ता से सरकार चले। लेकिन बाकी दल भी सत्तारूढ़ समूह में रहे ताकि देश के हर हिस्से को दिल्ली में प्रतिनिधित्व मिल सके और राज्य का चुनाव हो तो लखनऊ में मिल सके। धन्यवाद।